इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन आंतों की सेहत के सुपर फूड के बारे में बात करूंगा जो कुदरती तौर पर एक्जिमा में मदद देता है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनेट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीकाकार ने हज़ारों मरीजों को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा या महंगे इलाज के उनकी अलामात से निजात दिलाने में मदद की है। अगर आप वाकई एक्जिमा का मुस्तकिल हल तलाश करने और तेजी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर देखें। आप एक ऐसे सफ़े पर जाएंगे जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके जिसमें मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को एक्जिमा में मदद दी है। सिर्फ 6 हफ्तों में सेहत हासिल करें। आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा जिनमें मुफ्त गाइड्स और बेशुमार मुफीद केस स्टडीज शामिल हैं। मैं आपको सुपर फूड्स के पीछे मौजूद साइंस दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आंतों की सेहत के लिए वाकई क्यों मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि आप इसे अपनी खुराक में कैसे शामिल करना शुरू करें और एक्जिमा, डर्माटाइट्स और सोजिश से निमटने के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो एक्जिमा के अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सारी खुराक एक जैसी है और वो जो चाहें खा सकते हैं और तवक्को करते हैं कि उनका एक्जिमा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगरचे हर शख्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने कंट्रोल में कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं और ये एक्जिमा की अलामात पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एक तरीका, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं। यही वो चीज़ है जो मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ और जो मवाद अब देखने वाले हैं वो बड़ा रास्त मेरी माइंड गट्टामोनेट एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपने एक्जिमा को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। याद रखें कि आंतों में 1 खरब से ज़्यादा मुदाफ़ती खलिये होते हैं। ये खरब यानी टी के साथ तो कुछ ऐसी बीमारियां जो मुदाफ़ती सोजिश की वजह से होती है उनका आंतों की सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है। अब आंतों की सेहत के मौजू को समझने के लिए कुछ मुफीद तसव्वुरात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको एक तसव्वुर से मुतारफ करवाना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। ये वो वक्त है जो खुराक को जीआई ट्रैक्ट के जरिए सफर करने में लगता है। आमतौर पर खुराक छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में गुजरती है और बड़ी आंत से तकरीबन 12 घंटे में। लेकिन फर्ज करें कि आपको कब्ज है और आपकी आंतों में बैक्टीरिया की ज्यादती है, फिर बाज औकात खुराक को गुजरने में कई दिन या 1 हफ्ता तक भी लग सकता है। लिंगरन फूड्स एक इस्तिलाह है जो मैंने बनाई है जो किसी भी ऐसी खुराक को बयान करती है जो आंतों में ज्यादा देर तक रुकी रहती है। इस फहरिस्त में गोश्त, पनीर, चीनी और सादा कार्ब्स जैसे आटा और रोटी शामिल हैं। अब कितना वक्त ज्यादा समझा जाता है? दरअसल 12 घंटे से ज्यादा कुछ भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपको दिन में कई बार फुजला खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में 2 से 4 बार फुजला खारिज करना मिसाली और मामूल की बात है। दुनिया भर में और हमारी अपनी इंसानी तारीफ में जब हम खुराक तलाश कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल तरक्की पजीर ममालिक में हमें खुशकिस्मती से दिन में 1 बार भी जाने का मौका मिलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बैक्टीरिया की ज्यादती, आईबीएस और कब्ज का शिकार हैं, वो कभी कभार हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जाते हैं। इन सब लोगों को सोजिश, थकन और दबाव जैसे मसाइल होते हैं और ये काफी खराब सूरत हाल है। तो ये ग़िज़ाएं क्यों रुकी रहती है? याद रखें, मैंने कहा था कि इस फहरिस्त में गोश्त, दूध, प्रोसेस शुदा अनाज और चीनी शामिल है। ये बराह रास्त उन ग़िज़ाओं में मौजूद फाइबर की मिकदार से मुताल्लिक है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो ज्यादातर लोग मीटामिविसल इस गाढ़े पाउडर नुमा मादे के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर, खास तौर पर नाकाबिल हल फाइबर की बात करता हूं तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में मौजूद वो चबाने वाली रेशेदार चीज है। मिसाल के तौर पर अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं और चबाते हैं तो आपके मुंह में एक ऐसा मवाद रह जाता है जिसे आप वाकई तोड़ नहीं सकते और आखिरकार आप इसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, कील और गाजर के साथ भी है। ये बात सामने आई है कि ये रेशेदार मवाद आंतों में हजम नहीं होता, लेकिन ये 2 काम करता है। पहला, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है जिससे पाखाना नर्म और आसान हो जाता है। दूसरा, ये आंतों और बड़ी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसीलिए आप अक्सर लोगों को फाइबर के बारे में बतौर प्रीबायोटिक बात करते सुनते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपकी आंतों को कामयाबी के लिए तैयार करता है और अच्छे बैक्टीरिया को परवान चढ़ाता है।
और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास गैर मामूली बात नहीं है, इसलिए मार्केटिंग के चक्कर में ना आएं। तमाम प्रीबायोटिक्स बुनियादी तौर पर फाइबर ही हैं और आपको अपनी खुराक से इसकी मुनासिब मिकदार हासिल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइबर को बहुत कम अहमियत दी जाती है और इसे एक लाजमी ग़िज़ाई जुज़्व समझना चाहिए। और चूंकि ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे एक लाजमी फाटोन्यूट्रिएंट समझा जाता है। तो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं की कुछ मिसालें क्या है? ये रही फहरिस्त। इस फहरिस्त में उन चीज़ों के नाम शामिल हैं जैसे कि सप्रूट्स, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकली, सिल्वी गाजर, गहरे रंग के बेरीज जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, इवोकाडो, बादाम, पीकुन और अखरोट डालें, लोबिया और मटर, कोन्युए, शलजम और चुकंदर। वैसे ये ग़िज़ाएं आपकी खुराक का 75% हिस्सा होनी चाहिए ताकि आपको यकीन हो कि आप रोज़ाना काफ़ी फाइबर हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए यहाँ थोड़ा सा मज़ीद गहराई में जाऊँगा और फाइबर रिशूज़ के तसव्वुर पर बात करूँगा। मेरी राय में अगर आप फाइबर रिशूज़ के इस तसव्वुर को समझ लें तो आप तकरीबन हर वज़न कम करने वाली डाइट की बुनियाद को समझ जाएंगे जो अब तक ईजाद हुई है। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आपको किस किस्म की ग़िज़ाओं पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मतलूबा मकसद हासिल किया जा सके। ये आपके लिए फ़िटनेस और ग़िज़ाइयत की दुनिया में आंखें खोल देने वाला तजर्बा भी होगा। हमारे आबाओ अजदाद की खुराक, जब हम अपनी खुराक कुदरत से हासिल करते थे, इसमें 100 ग्राम फाइबर शामिल होता था। अब अगर हमारी खुराक में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, खास तौर पर जब हम इतनी ज़्यादा पैकशुदा और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं खाते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब वो पाउडर नहीं है जो आप पानी में मिलाकर पीने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो गाढ़ा हो जाए। मेरी मुराद वो फाइबर है जिसे आपको निगलने के लिए बार बार चबाना पड़ता है। इसकी एक मिसाल अजवाइन, अबंद गोभी हो सकती है। ये क्यों अहम है? हमारा आंतों का निज़ाम इस वक्त बेहतर काम करता है जब हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर हो, न कि हर 100 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर। और इस फाइबर के साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, तकरीबन 1 गैलन रोज़ाना, क्योंकि पानी और फाइबर खुराक के फुजले में बरकरार रहते हैं और जिस्म से जल्दी खारिज हो जाते हैं। फाइबर का तनासुब बहुत अहम है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं और आपके जिस्म में कितनी सोजिश पैदा होती है। अगर आपके जिस्म में सोजिश की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपकी बीमारी बिगड़ जाती है, आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है और वो वज़न बरकरार रहता है, कम नहीं होता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक मिसाली दुनिया में हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर का हदफ रखना चाहिए और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। मैं खुद भी शाज़ व नादिर ही इस हदफ को हासिल कर पाता हूँ, इसलिए मैं खुद से कहता हूँ, चुल्लू रोज़ाना 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अगर आप 2000 कैलोरीज वाली डाइट पर हैं तो इसका मतलब है हर 40 से 50 कैलोरीज पर 1 ग्राम फाइबर। FDA समझती है कि रोज़ाना 28 ग्राम फाइबर काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका हदफ 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। याद रखें, ये अब भी हमारे आबाओ अजदाद के खाए गए फाइबर का आधा हिस्सा है। आप कभी भी फाइबर ज़्यादा नहीं खा सकते। तो आइए दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। तकरीबन 4 घंटे बाद खुराक का फुजला आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। जब पहली बार ये मेटाबोलाइज होता है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया की दूसरी आबादी के लिए खुराक बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये बैक्टीरिया का वो गिरोह है जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करता है। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को सेहतमंद रखते हैं। बैक्टीरिया की ये दूसरी आबादी मसला पैदा करती है क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही वो चीज़ें हैं जो पेट फूलने, सोजिश, वजन बढ़ने, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर का सबब बनती हैं। और ये बात समझ में आती है। ज़रा सोचें, जब आपको पेट फूलने, असोजिश का एहसास होता है, कोलन आमतौर पर सिर्फ फुजला को जमा और महफूज कर रहा होता है इससे पहले कि इसे खारिज किया जाए। वैसे आप इसको आजमा भी सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के गुजरने के वक्त का हिसाब लगा सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। अब कुछ कंट्रासेट डाई निकलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर चंद मिनट बाद एक्सरे तस्वीर लेता है। आमतौर पर 4 घंटे के आखिर में कंट्रासेट कोलन तक पहुंच जाता है और फिर आप वक्त देख सकते हैं कि आपको फुजला खारिज करने में कितना वक्त लगता है। अब अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसका एक आसान तरीका यह है कि आप घर पर 1 या 2 चुकंदर खा लें और देखें कि आपके फुजले को सुर्ख होने में कितना वक्त लगता है। अगर ये 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाए तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वक्त लगे, जैसे 2 दिन या इससे ज़्यादा, तो फिर शायद आपको मसला है और आपको बैक्टीरिया की ज़्यादती और सोजिश का सामना है। जब आप शुरुआत कर रहे हों तो आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपनी आंतों से नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर ये करना मुश्किल हो तो आप दूध ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2 से 4 बार माए पाखाना करने की कोशिश करें। ये अमल चंद दिनों तक जारी रखें।
इससे आपको अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा आबाद करने का आगाज करने में मदद मिलेगी। इसे ऐसे समझें जैसे आप बाग में जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीजों के उगने के लिए जगह बन सके। तो ये था मौजू आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में, और ये बहुत अहम है कि हमारी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं इस पर कंट्रोल रखने के लिए। ये सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी अहम है। आप इस पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा फाइबर खाएं और कब्ज की सूरत में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसे मालूम था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? और यही वजह है कि वो ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है सुपर फूड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कई तरीकों से मदद करती है, ख़ास तौर पर आंतों से आने वाली सोजिश को कम करने में। वही सोजिश जो इस वक्त पैदा होती है जब खाना आंतों में ज़्यादा देर तक रुका रहता है और मुदाफ़ती निज़ाम के गैर मामूली रद्द-ए-अमल को जन्म देती है। अब जबकि आपको आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में मालूम हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाना पसंद करेंगे जिनमें फ़ाइबर वाफिर मिकदार में मौजूद हो। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, और आज़मा के बारे में मजीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड गट्टा मोनेट क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।